आ गया स्क्रीन? यस सर। अब सुनना, ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्रेशन क्या बोल रहा हूं पहले आप उस पे आइए। देखिए मैंने आपको मतलब मैंने आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया वो क्या है पहले देखिए, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि इस टर्म को कंप्लीटेशन देने के लिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगला टर्म क्या रिक्वायर्ड है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। ये जो पहला टर्म है बेटे, ये तो ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, एक्स स्क्वायर। क्यों अकुल? ये तो ए स्क्वायर हो गया अकुल। यस सर। सुन रहे हैं ना आप? जब माइक थोड़ा पास लाइएगा ताकि आवाज साफ आए आपकी। ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया। जो दूसरा टर्म आप माइनस 10x देख रहे हो, इसको आप लिख देंगे 2 इंटू एक्स इंटू 5। ये 2ab हो गया। 2 इंटू एक्स इंटू 5 लिख दिया मैंने इसे। है तो ये 10x ही ना, आने आप समझिए बेटा, ये 10x ही तो है। यस सर। मैंने ब्रेक करके लिख दिया उसको। अब देखिए ये जो दो टर्म मैंने लिख दिए हैं, एक बार इनको रियलाइज करो ना, ये क्या क्या है। ये ऊपर जो फॉर्मूले मैंने ये दो लिखे हैं, इन दोनों फॉर्मूलों से बिल्कुल मिलता जुलता डिजाइन चाहिए मुझे। या तो मुझे पहला फॉर्मूला अप्लाई करना है या दूसरा। यही है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीट करना पड़ेगा ना स्क्वायर को। तो ए स्क्वायर का रोल प्ले करने वाला मेरे पास है, 2ab का रोल प्ले करने वाला भी मेरे पास है। अब मेरे पास कमी किसकी है? बी स्क्वायर की कमी है। लेकिन जब आप 2ab को ध्यान से देखेंगे तो आप लोग क्या ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? अकुल, बी का रोल 5 प्ले नहीं कर रहा है। यस सर। बी का रोल 5 प्ले कर रहा है। तो इसे कंप्लीट करने के लिए आपको जिस टर्म की रिक्वायरमेंट है वो 5 का स्क्वायर है। सिंपल सी तो बात है। अब जितना आपने ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट भी करिए, क्योंकि मैथ्स में ऐसा तो नहीं कि फ्री में कुछ भी जोड़ लो। जितना जोड़े हो उतना माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो अब ये तीन टर्म जो शुरू में लिखे हुए हैं, ये तीन मिलके क्या बन जाएंगे? x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस लास्ट वाला टर्म 25। ऐसे करना पड़ेगा। क्या मैं मान लूं आप समझ गए हैं? और देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं भी समझे तो एक और एग्जाम्पल चलिए, अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। फिर से एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, इस पे फिर वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक लगाएंगे, ठीक ना। और थोड़ा सा इस बार पिछले बार से टफ लिखूंगा। आप लोग बताइएगा कि क्या रोल प्ले करेगा, मतलब कैसे ब्रेक करेंगे मिडिल टर्म को, ये आप बताइएगा। 4x स्क्वायर माइनस 24x, और आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस ये दो टर्म है। आप मुझे ये बताइए कि जब इन दोनों टर्म को सेट किया जाएगा तो जो टर्म b का रोल प्ले करेगा इस को कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए, तो वो क्या होगा? तो आप बताइए कैसे करेंगे, सोचिए। अब क्या करेंगे? देखिए 4x स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी बताइए। 2x स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर, बहुत अच्छे। ये 2x आपके लिए a का रोल प्ले करेगा, आप भूलेंगे नहीं आने, ये याद रखेंगे आप। माइनस 24x को अब मैं क्या लिखूंगा, इस पर जरा फोकस करो। 2 मैं बार बार 2 क्यों लिख देता हूं? क्योंकि मुझे 2ab बनाना है ना इसको, मैं इसे 2ab बनाना चाहता हूं। तो 2 तो मैं लिखूंगा ही लिखूंगा, और साथ में a का रोल कौन प्ले कर रहा है ये भी मुझे पता है, 2x। अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि जब मैं 2 लिख चुका हूं, 2x लिख चुका हूं, अब और क्या लिखूं कि ये कंप्लीट हो जाए? सर बी। 6 बेटे, कैसा मल्टीप्लाई कर रहा है यार, 24 लाना था। सॉरी सर। 6 होगा ना, चल कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, गलती हो जाती है। तो 24x बन गया 2 इंटू ए इंटू बी। गलती होना देखो बड़ी बात नहीं है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ना। गलती तो हो जाती है लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए। तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये मेरे पास 2ab आ गया। अब कंप्लीटेशन के लिए 6 का स्क्वायर मैंने ऐड कर दिया, उतना ही मैं माइनस कर देता हूं। ये शुरू के तीन टर्म मेरे लिए क्या बन जाएंगे? 2x माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 6 6 36। ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरी बात समझ में आई? अभी आई समझ में? यस सर। ठीक ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड बनाऊंगा, हर सवाल ऐसा नहीं होगा। ये तो मैं बड़े प्यारे प्यारे मिठाई के जैसे मीठे मीठे तुमको खिला रहा हूं। अगर माना गंदा सवाल आए, डरावना सवाल आए, जिसमें नंबर खराब खराब से हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अब आ गया 3x स्क्वायर प्लस 5x, गंदा सा मतलब ऑड नंबर्स आ गए हैं। अभी तक मैं आपको इवन परोस रहा था, इजी वाले। अब माना आपसे कहा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के बताइए, इसको कैसे बनाएंगे? तो अब कॉम्प्लिकेटेड होगा, अब लेकिन करना फिर भी आना चाहिए। कैसे करेंगे सुनिए। आपको एक ऐसा नंबर इसमें आगे से जोड़ना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो 3x² को आप क्या लिख सकते हैं, अन्य बताएंगी? √3x का होल स्क्वायर। बेटे किसी भी नंबर में रूट लगा के तो उसका स्क्वायर कर ही सकते हैं ना, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है अकुल? सर लेकिन Yes, sir. पता हाँ कैसे चलेगा कि रूट कब लगाना है या नहीं? बेटे सिंपल सी बात है, जब मैंने आपसे 4x² पूछा था तो आपने मुझसे 2x का होल स्क्वायर क्यों कहा, पहले आप समझाइए, फिर मैं समझाता हूं। पहले आप बताइए, आपने 4x² के टाइम पे आंसर दिया था 2x का होल स्क्वायर, ये एक सही आंसर था। आपने कैसे सोचा, कैसे सर सोचा आपने क्योंकि कि? हाँ बोलिए। 2 × 2 4 होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब आप एक बात बताइए, क्या 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, आप बताइए। नो सर। नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो तो रूट से बाहर आ ही नहीं सकते, तो उनके केस में हमेशा रूट को सहारा लेना ही पड़ेगा ना। देखिए सिंपल सी बात है, जो मैंने कहा है ना, कहने को आपने भी वही कहा था। अगर मैं आपके आंसर को अपने तरह से समझाऊं तो मैं बताता हूं आपने क्या कहा था। जब मैंने आपसे 4x² को होल स्क्वायर में लिखने को बोला तो आपने उसे √4x का होल स्क्वायर बोला था। अब ये बात अलग है कि √4 की वैल्यू 2 है, आपको पता है, तो आपने फट से 2x² बोल दिया, लेकिन कहा आपने भी मेरी तरह √4x² ही था। एम आई राइट? यस सर। आपका नंबर अच्छा था इसलिए आपका रूट से बाहर आ गया नंबर। मेरा नंबर इस सवाल में खराब है। इस सवाल में जब मैंने √3x का होल स्क्वायर बोला, फिर √3 से कहा भैया बाहर आ जाओ, तो कह रहा मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता। अब ठीक है, नहीं आ सकता, ये तेरी प्रॉब्लम है यार, मैंने तो तेरे को मौका दिया ही ना, नहीं आ रहा तो मत आ। तो 3x² को हम लिखेंगे √3x का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ। अब बात उठती है कि इतना गंदा नंबर अगर a² का रोल प्ले करेगा तो 5x को कैसे जमाएंगे, तो सुनो अब 5x को हम लिखेंगे 2 इंटू √3x। अब आप कहेंगे सर 5x अचानक √3x कैसे बन गया? बना नहीं है, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मैं तय कर चुका हूं कि √3x ही मेरे लिए a का रोल प्ले करेगा। अब √3x कह रहा मैं आपके लिए a² का रोल प्ले करने के लिए तैयार हूं, तो मुझे a² बनाने के बाद जब 5x को 2ab बनाना पड़ेगा तो मुझे उसमें a को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। अब आप दोनों में से कोई बताइए मुझे कि अगर मैं इस 5x को 2 इंटू √3x इंटू एक और टर्म के रूप में लिखूं तो मैं अगला टर्म क्या लिखूं ताकि ये 5x ही बन जाए। तो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि आपने √3 से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली अगले प्लेस पे आपको √3 डिवीजन पे भी लिखना होगा अकुल, तभी तो √3 कट पाएगा ना। मुझे कुछ भी करके इसे 5x बनाना है बेटे। Yes, sir. अकुल देखो सिंपल सा फंडा यार, एक छोटी बात और इस सवाल को करने के लिए सबसे बड़ी बात, ध्यान से समझो मेरी बात। x² के टर्म को हमने a² की जगह प्लेस करना है, और जो x की 1 पावर वाला टर्म है उससे मुझे 2ab निचोड़ना है। अब वो कैसे मुझे 2ab देगा, हमको यही सोचना है बस। जो 3x² है उसको तो मैंने √3x का होल स्क्वायर फॉर्मेट में लिख दिया, ये मेरे लिए a² का रोल प्ले करने को तैयार है। जो दूसरा टर्म है 5x, अब मुझे इसको ब्रेक करना है, तो मैंने इसे लिखा 2 इंटू √3x इंटू √3 से डिवाइड कर दिया। अब √3 मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, कैंसिल हो गए, और मुझे 5 चाहिए तो मैं एक 5 लिख देता हूं, देखो ये, और एक डिनोमिनेटर पे 2 लिख देता हूं, 5/2 √3। अब मैंने ऐसा ना, ऐसा 5/2 √3 लिखा। अब एक बार तुम इसको सॉल्व करके देख लो ये कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो एक बार, माइंड प्लान करो कितना आया है। सर 5 आया। 5x आ गया ना, यस x सर। भी तो आया, x भी 5 लिखो, आया। 5x आया बोलो ना, x भी तो है, यस सर 5x 5x। 5। तो अब आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी प्लानिंग करनी पड़ सकती है। आपको कुछ भी करके x की 1 पावर वाले टर्म को 2ab बनाना होता है, उसको 2ab बनाने के लिए आपको सारा प्लानिंग करना पड़ेगा। तो इसको 2ab बनाने के लिए आपने 2 लिखा, a का रोल √3x से प्ले करवाया, और b की जगह आपने लिखा 5/2 √3। √3 कट गए, 2 से 2 कट गया, ये 5x आ गया, वही बन गया ना तुम्हारा। अब बताओ इसको देख के कि b का रोल कौन प्ले कर रहा है, कौन है b? b कौन है अकुल?
Yes, sir. बी का रोल कौन प्ले कर रहा है पता लगा आपको अब? Sir, 5/2√3. शाबाश बेटे, तो इसका स्क्वायर आप इसमें ऐड कर लो और इतना ही आप माइनस भी कर लो, बस बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अभी तीन टर्म को देखो गौर से, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको आप लिख दोगे √3x प्लस 5/2√3 का होल स्क्वायर। तो मैं कह रहा हूं कि कितने भी खराब नंबर हो ये मेथड लग तो जाएगी। 5 5 से 25 और ये हो जाएगा 3 4 से 12। तो जो माइनस वाला टर्म है उसको मैंने सॉल्व करके लिख दिया -25/12 और बाकी तीन टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गए। समझ में आई बात? जल्दी बताइए। Yes, sir. अन्य आप समझिए। Yes, sir. ठीक है, और सुनिए ये तो चलिए आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। एक आध केस आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा और जल्दी जल्दी बोलिएगा, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, फटाफट रिस्पॉन्ड करना बिल्कुल तेजी से। लीजिए आपके लिए केस, x² प्लस 9x प्लस क्या, इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या डिमांडिंग है बताइए, कैसे करके जल्दी। चुप मत रहिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सर सबसे पहले हम x² को x होल स्क्वायर ले लेंगे। X whole ठीक है, शाबाश। प्लस plus 2 into बोलते जाओ बेटा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, शाबाश। +2 इंटू वेयस, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, x वेरी गुड इंटू, अब जो बोल लेगा वही है खिलाड़ी असली। अब बोलो, आपने x² बोला, ठीक है, 2x बोल दिया, अब आगे क्या लिखूं कि ये दोबारा 9x बन जाए? इसको बनाना आपको 9x ही पड़ेगा क्योंकि ये 9x है। 9/2 वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, 9/2, बहुत अच्छा। आने से 9/2 क्यों बोला आप समझ गई होंगी बेटे। yes, yes, समझ सकते। हाँ, तो यही करना होता है हर सवाल में। आपको इस मिडिल टर्म को 2ab बनाना है। आपको ये पहले ही पता था कि a का रोल x प्ले करेगा, बस आपको ये सोचना था कि b कौन बनेगा। तो 2ab बनाने के लिए आपने जो जो स्टेप लिए उसके बाद ये पता लग गया है कि b का रोल 9/2 प्ले कर रहा है, ठीक है ना। अब आप इसमें 9/2 स्क्वायर ऐड कर लीजिए और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। बाकी तो ये शुरू के तीन टर्म अरेंज हो ही चुके हैं, x प्लस 9/2 होल स्क्वायर और लास्ट वाला टर्म हो गया 81/4, ठीक है ना। तो ये तो मैं बस परफेक्ट स्क्वायर जमाने का टेक्निक बता रहा था। अभी समझ गए हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, कर लोगे आप परफेक्ट मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली टेक्निक समझ में आई? यस सर। ठीक है बेटा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, वो स्टेप पे समझा करो ना, चीजों को स्टेप वाइज समझो कि इस सवाल में हमारा मेन फंडा क्या है। हम a² प्लस b² प्लस 2ab या a² प्लस b² माइनस 2ab जैसा डिजाइन बनाते हैं, और डिजाइन बनाते वक्त भी कुछ बातें बिल्कुल तय हैं, जैसे x² a² का रोल प्ले करता है, फिक्स है वो, और जो x की 1 पावर वाला टर्म होता है वो 2ab का रोल प्ले करता है, 2ab। यहीं पर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए अच्छी कि आप उसको 2ab कैसे बनाएंगे। यही है पूरे सवाल का निचोड़ कि 2ab आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे उसको तोड़ें कि वो 2ab बन जाए, और जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि उसको तोड़ना कैसे, आपको b की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली बात हो गई। एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर टेक्निक लगा के मैं उसे ओपन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्क्वायर कंप्लीट करके अरेंज करना है। अब मैं कैसे करूंगा जरा ध्यान दीजिएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को a से डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि जो x² है वो फ्री हो जाए किसी कोफिशिएंट से। तो अगर मैं इसको a से डिवाइड कर दूंगा तो इसका नया लुक क्या आएगा, आप लोग बता सकते हैं? ऐसा आ जाना चाहिए बेटे। अच्छा, ये डिवाइड करना सही है या गलत है? ऐसा डिवाइड करके मैंने कोई गलती तो नहीं करी बेटा? क्या मैथमेटिकली ये गलत स्टेप था या सही है, बताइए। सर सही है। सही है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन में लगा देता हूं कि जिस a से मैंने इस इक्वेशन को डिवाइड करने की कोशिश की है, मैं इसके आगे लिख देता हूं कि वो एक नॉन जीरो नंबर है, क्योंकि अगर गलती से a 0 हो गया तो आपका ये डिवीजन इस सवाल को मीनिंगलेस बना सकता है। आप जानते हैं ना कि डिनोमिनेटर पे 0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड,
है कि नहीं? तो ये रेस्ट्रिक्शन हमेशा याद रखिएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, और जैसे ही मैंने इसको a से डिवाइड किया ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन बची है मेरे सामने, इस पे जरा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को लिख दे रहा हूं एक्स का होल स्क्वायर, अकुल और अन्य ध्यान देते रहना, और जो b अपॉन ए एक्स है उसको मैं कैसे जमाऊंगा ना, अगर आप ये समझ जाओगे तो बस सब कुछ हो जाएगा। मैं इसे अच्छा आप लोग बोलिए ना क्या लिखूंगा इस वाले को, ये यस इस वाले को ब्रेक आप लोग करके बताइए, क्योंकि ये 2ab का रोल प्ले करेगा। बोलिए सर 2 इंटू एक्स इनटू, यस यस असली चीज तो अब आनिया आप भी बोले बेटा, आप भी बोलिए आनिया, कोई चुप नहीं रहेगा, सब बोलेंगे। सर बी अपॉन ए अपॉन 2, तो बी अपॉन 2a बोल देना मेरे भाई, इतनी बार अपॉन अपॉन क्या लगा रहा, बी अपॉन 2a। यस सर, 2 से 2 कट गया, अब चीज वही है। क्यों आनिया? अरे बेटा जो 2ab का 2 आप लिखते हो उस 2 को एडजस्ट ही तो करना पड़ता है ना बेटे, आप लोग बड़े कंफ्यूज हो। जो 2ab का 2 होता है वो 2 आप फ्री फोकट में तो नहीं लिख सकते। तो अगर आपने अपना एक्सप्रेशन सही सेट करने के लिए 2 लिखा है तो आपको क्या उस 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, बस आप ये बताइए। जैसे डिवाइड करने की बारी आ रही है आप लोग परेशान हो जा रहे हो कि अरे 2 डिनोमिनेटर पे आ गया। एक बात बताइए, जब आप न्यूमरेटर में फ्री में 2 लिख ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में 2 आने में क्यों प्रॉब्लम है आपको? आपने न्यूमरेटर में भी तो 2 मुफ्त में लिख दिया, नहीं समझे मेरी बात को? आपने न्यूमरेटर में भी तो 2 लिखा कि नहीं लिखा? आपने b by ax and then c upon a and is equal to 0. And now first 3 terms, these terms are arranged in a plus b whole square. So a square plus b square plus 2ab can be written as a plus b whole square. The first 3 term will be converted to this form, x plus b upon 2a whole square. And the last 2. सबसे लास्ट वाला c by a प्लस में है तो पहले मैं उसे लिख रहा हूं, और जो बीच वाला है उसको बाद में लिख देता हूं क्योंकि उसके पास माइनस है ना, तो ऑर्डर अच्छा लगेगा, ऐसा कर देते हैं इक्वल टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई? आने देख लो पहले अच्छे से बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलो। ये जनरलाइज्ड फॉर्म में कर रहा हूं मैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, जनरल फॉर्म है। पहले मैंने ए से डिवाइड करके एक्स स्क्वायर को फ्री फ्रॉम ए किया, उसके बाद मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर जमाने के लिए वही स्टेप लिए जो मैं अभी तक समझा रहा था, और उसके बाद फिर मैंने इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अने आप समझ गई हैं यहाँ तक? जल्दी बताइए। यस सर। अब ये जो 2 टर्म है इनको मैं राइट ले जा रहा हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो काम है लगभग कंप्लीट हो गया है। अब ये जो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर है माइनस से प्लस बन जाएगा उस तरफ, और c बाय ए माइनस। एलसीएम लेने दीजिए मुझे, एक स्टेप और चलाने दीजिए सवाल को। तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड द लेफ्ट टर्म इज b बाय 2a होल स्क्वायर, x प्लस b बाय 2a होल स्क्वायर। और अगर मैं लेफ्ट का स्क्वायर काटूं तो राइट में क्या साइन आएगा बताइए? अंडरूट आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलिए। यस सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर एंड विथ प्लस माइनस साइन। ये आप जानते हैं कि अगर स्क्वायर कटेगा तो राइट में प्लस माइनस दोनों साइन के साथ लिखेंगे अंडरूट को। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर बाहर आके 2a बन जाएगा। ये बात तो समझ गए होंगे, यस सर, है ना? और अब इस b अपॉन 2a को बेटा राइट में ही भेज देते हैं, ध्यान देते रहिए आप लोग बस। तो x का वैल्यू फाइनली सुनने को मिलेगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना? और इस रिजल्ट में अगर एलसीएम ले लिया जाए तो फाइनल रिजल्ट सुनिए, माइनस b प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस साइन लेना पड़ेगा और एक बार माइनस साइन, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं ना, आप लोग जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से हमको x की 2 वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएंगी। तो ये वो फॉर्मूला है जो किसी भी क्वेश्चन को बस एक लाइन में कर सकता है बेटे, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। तो इस फॉर्मूले से आप डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर निकाल पाएंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहता हूं मैं इसको। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानिए आप लोग। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ना मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हालांकि इसका जन्म कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही हुआ है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे।
इस फॉर्मूले को डिराइव मैंने कैसे किया, देखो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही डिराइव किया है, और अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट किसी भी सवाल में इंप्लीमेंट होने को तैयार है। ए कौन होता है ये बात आप माइंड में रखें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोला गया है, एक्स के कोफिशिएंट को बी और सी कांस्टेंट टर्म को बोला जा रहा है इस फॉर्मूले में। कैसे इसको डायरेक्ट लगा के आंसर आएगा सुन लीजिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0 के रूट्स बताइए। अब वैसे तो मिडिल टर्म स्प्लिट और कई मेथड आपके पास है, लेकिन आगे चल के सवाल इतने कठिन हो जाया करेंगे कि कई बार तो मिडिल टर्म स्प्लिट लगेगा ही नहीं। भाई हर सवाल में मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए जरूरी थोड़ी है, क्या पता डाटा इतना इरेशनल हो कि मिडिल टर्म स्प्लिट लग ही ना पाए। जैसे मैंने जो लिखा है ये नहीं है इतना खतरनाक, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट से भी निकल जाएगा। मैं सुनना चाहता हूं, आप लोग बताएं क्या होगा इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है जल्दी बोलिए। सर सर -18 बोला कर बेटे, माइनस बोलने की जरूरत नहीं, मैंने पहले भी बोला था। मल्टीप्लाई करके 18 लाना है, बस इतना बोलो, ठीक है। यस सर। और दूसरा ऑपरेशन एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन? सर डिफरेंस निकालेंगे क्योंकि जो सी है और ए है उनका प्लस माइनस माइनस होता है। इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस को सब्ट्रैक्शन करके लाना कितना है? 7। बताइए जो बताना चाहे बताएं। मल्टीप्लाई करके 18 लाना है, सब्ट्रैक्शन से 7 लाना है, क्या होंगे फैक्टर? 2 और 9। वेरी नाइस बेटे, बहुत बढ़िया। 9 और 2, और बस नेक्स्ट लाइन में एक क्वेश्चन ब्रेक होने वाला है। इसको 9 - 2 लिख देता हूं ना, कैसे लिखेंगे वो भी देख लो। 6x स्क्वायर 7 को लिख देना 9 - 2 x - 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। शुरू के दो टर्म ये हैं, लास्ट के दो ये हैं, इनसे 3x कॉमन ले लिया तो ये आ गया 2x प्लस 3, और इनसे माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी आ गया 2x प्लस 3। अब दोनों से 2x प्लस 3 कॉमन ले लिया तो दूसरा टर्म आ गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का एक आंसर आ गया -3/2 एंड द सेकेंड आंसर इज 1/3। सो -3/2 एंड 1/3 आर द आंसर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो तो आने ही थे। अब मैं ये समझा रहा था कि ये तो आपने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया बेटे, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करते तो कैसे करते? नानी आप सुन रही हैं ध्यान से? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगता सुनिए। डायरेक्ट आप ये बोलती हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बाय फॉर्मूला होने चाहिए -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जल्दी से मुझे बताएं कि व्हाट आर ए बी एंड सी, वैल्यूज ऑफ ए बी सी क्या बताइए। व्हाट इज ए? सर रूट, सर एक सेकेंड, ए क्या है? ए बी सी बताइए आप, बस क्वेश्चन तो मैं कर लूंगा, ए बताइए आप। सर रूट 6x। नहीं तुम क्या कर, अरे नहीं वो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से थोड़ी करना है। मैं कह रहा हूं जब हमने ये फॉर्मूला बनाया था तो हमने जिस इक्वेशन को सॉल्व किया था वो ये थी। देखिए अब ध्यान से, तुम परफेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने लगे बेटा। मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने को नहीं बोल रहा हूं, अब मैं ये बोल रहा हूं कि जब कोई इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होती है तो डायरेक्ट उसका आंसर हम लोगों को ये याद हो गया है। तो एबीसी, अब जो एबीसी है वो अलग है, जो तुम कर रहे हो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड पे ये अटके हुए हो अभी। वो मेथड पूरी करा के अब मैं फॉर्मूले मेथड से बता रहा हूँ, है ना। तो अब बताइए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है? 6। बी का रोल प्ले कर रहा है 7 और सी है -3। क्योंकि अब हम इसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 मान के डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहे हैं। फिर से सुने मेरी बात, 3 मेथड से हमने इसको सॉल्व करना सीखा ना अभी तक। पहला तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिट से किया, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया। अब जो तीसरा मेथड है ये सबसे सिंपलेस्ट है, इसमें बस एक फॉर्मूला लगा के आंसर निकलेगा। ये मेथड हमसे क्या कहती है कि जो क्वेश्चन भी आपको आया है आप उसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c समझ लो। हर क्वेश्चन को आप क्या समझ लो क्वाड्रेटिक के? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आप अपने क्वेश्चन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके एबीसी निकाल लो। एबीसी तो निकल जाएंगे आन्या, जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है बेटे कोफिशिएंट वो ए है,
जो x के साथ है वो b है अकुल, और जो कांस्टेंट है वो c है। ठीक है, Yes. और इन तीनों वैल्यू को फिर इस फॉर्मूले में रख दो, बस यही करना है आपको। बस आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो बस। तो ये वाली मेथड तो बिल्कुल यूनिक है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, इसमें तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। अब a का रोल 6 प्ले कर रहा है, b का 7, c का -3, तो आंसर आ गया -b7 था, सॉरी 6 लिख रहा हूं मैं, -7 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर 49 -4ac अपॉन 2 टाइम्स a, और अब इसे सॉल्व करके आ गया -7 प्लस माइनस अंडर 49 प्लस 72 अपॉन 12, देखते जाना बस। और x आ गया -7 प्लस माइनस, ये आ गया 121, किसका स्क्वायर होता है 121? 11 का। तो ये जो 49 और 72 है, इसको जोड़ के आ गया 121, ये तो एडिशन तो आ ही गया होगा, और 121 को मैंने बाहर निकाल दिया 11 बना के। अब मेरे दो आंसर आप सुनने को तैयार हो जाइए, -7 प्लस 11/12 और -7 माइनस 11/12। तो एक आ गया आपका 4/12 और एक आ गया -18/12। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 1/3 कैंसिल करके, और ये आ जाएगा -3/2। समझे फॉर्मूला मेथड क्या है आन्या? यस सर। हाँ, फॉर्मूले मेथड को आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मत समझें बेटा। फॉर्मूला मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं है, फॉर्मूला मेथड तो सीधे ये बोलती है कि फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, बस सीधा सीधा। आपको फॉर्मूला लगाना है, सीधे आंसर मिलेंगे दोनों के दोनों, प्लस साइन लेके एक, माइनस साइन लेके एक, बस कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लगा लो, आंसर मिल जाएगा। समझ गए बात को? Yes. है ना? यस सर। और देखिए कुछ बातें और समझिए। परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इस सवाल को एक बार करके बताऊं, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड से अब करना आ गया है? सर करना आ गया। आ गया ना पक्का? आने आपको भी आ गया? सर आ गया। हाँ, इसको मैंने पहले तरीके से किया था, ये मिडिल टर्म स्प्लिट था, फिर मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से किया। एक बार परफेक्ट स्क्वायर से तुम लोग बोलो, चलो मैं लिख रहा हूं, मुझे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तुम लोगों के ऊपर। एक बार तुम बोलो, मैं लिखता हूं। पहली लाइन आने तुम बोलो, दूसरी अकुल बोलेगा। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहला स्टेप क्या लें बताओ? 6x² + 7x - 3 = 0, पहला स्टेप। आने बोलो। सर पहले मिडिल टर्म स्प्लिट। हैं? सर मिडिल टर्म स्प्लिट। अरे फिर क्या बात बोलने लगी? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा चुका हूं आपको। मिडिल टर्म से तो मैंने कर दिया ये देखो रेड कलर में, और इसको मैंने फॉर्मूला लगा के भी कर दिया ये ब्लू कलर में। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग इसे मुझे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करके बताइए। तो अकुल पहली लाइन आप बोल दो, ये कंफ्यूज हो रही है। 6x² + 7x - 3 = 0, इसमें सबसे पहली लाइन क्या होगी अकुल बोलिए? सर √6x सर नहीं, √6x। ऐसा करने के बजाय थोड़ा सिंपल, सबसे पहले 6 से डिवाइड करके 6 को गायब कर लो ना यार। अगर x² के आगे तुम किसी भी नंबर को नहीं चाहते हो तो ऐसा कर लो, कोई प्रॉब्लम है क्या? 6 से डिवाइड किया सबसे पहले, ये बोलो भाई। अभी मैंने फॉर्मूला ड्राइव करते वक्त क्या बताया तुमको कि अगर तुम्हारा a नॉन जीरो नंबर है तो डिवाइड करना अलाउड है। और तुम्हारे सवाल में a का रोल कौन प्ले कर रहा बताओ? 6 इज अ नॉन जीरो नंबर, 6 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगी इक्वेशन? नेक्स्ट लाइन में बोलो। x² + 7x अपॉन 6 माइनस 1/2 -3/6, और 3/6 को तुमने 1/2 बोला, मैं वो भी लिख देता हूँ। वेरी गुड। आनी अगली लाइन आपकी है बेटे, ये बना दिया इसने ऐसा। अब बताइए क्या करें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना है, बताइए जमाना, बताइए इसको कैसे जमाएं। बताइए बेटा। x² को आप क्या लिख सकती हैं? x का होल स्क्वायर। तो फिर 2। हाँ, पहले आप ना माइक को स्टिल करिए। एक शब्द आप बोल रही है माइक को लेफ्ट में उछाल के, एक राइट में उछाल, माइक को बिल्कुल स्टेबलाइज करिए, फिर बोलिए। हाँ, तो x² ये आ गया। अब दूसरा बोलिए, अब इसको स्प्लिट करके दिखाइए, सबसे मेन स्टेप। हाँ बोलिए। सर 2 × x। हाँ
यस यस बिल्कुल सही, अगला टर्म बोलिए, वही सबसे मेन है। टू इंटू एक्स तो आना ही था, टू इंटू एक्स तो आना ही था, क्योंकि वो तो ए का रोल एक्स ही प्ले कर रहा है, हमको दिख रहा है। बी की जगह आगे क्या लिखूं, ये है ना मेन, अगला टर्म ही तो इम्पोर्टेंट है। बोलिए। सर बताऊं? नहीं एक मिनट अकोले, एक मिनट, ये एक बार इसको प्लानिंग करने एक दो ना। मैं मिनट बस मैं हाँ बता रही हाँ हूँ। हाँ हाँ, सोच सोच आराम, तभी तेरे को बोलने का मौका दे रहा हूँ। सर जिससे नीचे 2 आ सके ऐसा कोई टर्म लेना हैं? जिससे काट कर डिवाइड काट कर फिर नीचे 2 आ सके। हाँ तो क्या मतलब, ये मैं एक बार फिर बोलता हूँ, आप सुनिए ना। इससे पिछली लाइन में ये टर्म 7/6 था, ये बात मान रही हैं आप? भाई एक्स स्क्वायर को तो आपने एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया, वो तो ठीक है। ये टर्म बेटा पिछली लाइन में 7/6 था कि नहीं था? था ना? यस सर। तो इसको रहना तो 7/6 ही चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 7/6 को अचानक बदल के 9/6 लिख दें। ऐसा तो मैथ्स में नहीं होता, मैथ्स कोई कॉमेडी तो है नहीं। तो रहना तो इसको 7/6 ही पड़ेगा। तो मैं जब आप देखिए, आपने इतना अच्छा बोला, आपने कहा सर एक 2 आना चाहिए जो कि 2ab का रोल प्ले करवाने में हेल्प करेगा, एक ए बी आना चाहिए, एक ही जगह आपने एक्स बोला, अप्रिसिएबल है, दोनों बातें खूबसूरत कही है आपने। लेकिन अब आपको एक ऐसा नंबर आगे बोलना पड़ेगा जिससे ये रह जाए 7/6x। तो पहले 7/6 ही बोल लो ना, लेकिन जो 2 आपने फ्री फोकट में लिखा है उतना डिवाइड कर दो इसमें बेटा, इतना तो कर ही सकती हो। भाई जो नंबर ऊपर की लाइन में यूज हो रहा सर था समझ बेटे, आ गया। मतलब जो नंबर ऊपर की लाइन में है उसको ले लो, और जिस 2 से मल्टीप्लाई किया था तो एक बार उसके लिए सॉरी बोल दो, मतलब उससे डिवाइड कर दो कि सर ये मल्टीप्लाई कर लिया था अपने फायदे के लिए, तो अब मैं डिवाइड भी कर रही हूँ, सिंपल सी बात। अब बताइए बी का रोल कौन प्ले कर रहा है? अब बताइए, इसको देख के बताइए बी कौन है? अब तो बताइए, तो किसने किया बी का रोल प्ले फाइनली, बताइए ना। अरे अब तो बताइए भाई, आपने बोला अभी मैं समझ गई और अब आप चुप हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर का रोल प्ले कर रहा है, 7/6 को आपने लिख दिया 2 इंटू एक्स इंटू 7/6 सर मेरी इंटू आवाज आ 2। रही है? हाँ तो बी का रोल कौन प्ले कर रहा है बताइए? सर फिर 7/12। 7/12, शाबाश, 7/12 कर रहा है बस। अगले बार से कर लेंगी या अगले बार फिर मुझे बताना पड़ेगा, ये बताइए। नहीं सर अगले बार समझ आएगा। जो बीच का नंबर होता है सीधे उसको उतार दो, और जिस 2 का आपने मल्टीप्लीकेशन किया है उसी 2 से डिवाइड भी कर दो, बस इतना सा स्टेप है बेटे, बस कुछ करना ही नहीं है। बी का रोल कौन प्ले करेगा ये हमको पहले से ही पता होता है, बस चूंकि हम अपने फायदे के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक 2 से डिवाइड भी करना होता है, बस हर बार यही होगा। अब बताइए आगे मुझे किसका स्क्वायर ऐड करना है? 7/12 का, उतना ही मैं माइनस भी कर देता हूं, और लास्ट में -½ बराबर 0। और अब इसको जमा देते हैं तो ये 3 टर्म शुरू के क्या बन जाएंगे? बोलते जाइए, चुप मत बैठिए। जिसको आता हो बोलते रहा करो ताकि पता रहे कि हाँ, जो बराबर पे बोलता है तो समझ में आता है ना कि ये बच्चा समझ रहा है। तो ये पहले के 3 टर्म क्या बन गया? कुल x + 7/12 स्क्वायर। अगला टर्म बन गया, और दोनों टर्म को उस तरफ भेज दीजिए, 49/144, और 1/2 वहां जाके प्लस बन जाएगा। अकुल ये दोनों टर्म उधर जाके प्लस बन गए बेटे, सही बात बोल रहा हूं मैं? यस सर। अकुल भाई तुम्हारी आवाज चली गई क्या? यस सर। हाँ सुन रहे हो ना, ठीक है। चलो ये बन गया, इतना कोई गलती हो जाएगी मुझसे तो बताना मुझे यार। वैसे तो मैं बिल्कुल सोच समझ के ही लिख रहा हूँ, लेकिन जल्दीबाजी में कई बार कहीं कुछ का कुछ छप जाता है। तो ये हो गया 121, और डिनोमिनेटर पे आ गया 144। ठीक, अब स्क्वायर काट के अंडरवुड और प्लस माइनस दोनों साइन, तो ये बन गया आपका x + 7/12 इक्वल टू ±11/12। अब आगे कैसे करना है बताऊं या समझ गए? यस सर समझ गए। समझ गए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। तो 3 मेथड आज कंप्लीट हो गई।
आज एक मेथड हमने और सीखी जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। आप समझ गई वो मेथड? उसमें कुछ नहीं करना है बेटे, उसमें जो क्वेश्चन आता है उसको ax² + bx + c से कंपेयर करना होता है। जब ABC निकल जाते हैं तो उनको फॉर्मूले में रखना होता है। फॉर्मूला क्या है बताइए, तुम लोगों को याद है या मुझे याद करवाना है अभी तुम लोगों को? जल्दी बताओ, ये फॉर्मूला याद है? सर ये क्वाड्रेटिक वाला। हाँ याद है ये फॉर्मूला? सर एक या सेकंड। याद कर लो, चलो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो इसको। बिल्कुल याद है, -b + -√b² - 4ac/2a। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको कुछ नहीं करना है। जब ये फॉर्मूला लगाना होता है ना तो मिडिल टर्म स्प्लिट की बात मत किया करो, ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर की बात किया करो, बस फॉर्मूला लग के सीधा आंसर आता है। ये फॉर्मूला कोई मामूली नहीं है, सीधे आंसर देने वाली चीज है ये। इसको करने के बाद इस फॉर्मूले को लगाने का मतलब है आपको कोई मिडिल टर्म स्प्लिट सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर निकालने की जरूरत है बस। तो अगर इस फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है तो सीधे एक लाइन में आंसर ही आएगा, उसमें फिर कुछ और नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। चलिए, तो ये तो इतनी बातें हो गई। एक बात पे और समझिए, ये जो आंसर आपका आया है बेटे, ये जो फॉर्मूला है इसके बारे में थोड़ा बात और करूंगा। x बराबर क्या आया है देखिए, -b + √b² - 4ac/2a। अब यहाँ पर कुछ बातें समझिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड। ये जो आउटकम आया है इसमें मुझे एक बहुत प्यारी बात ये दिखाई दे रही है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि इस b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। देखो ये b² - 4ac जो अंडर के अंदर लिखा है ना, ये इस फॉर्मूले में बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। यही निर्धारित करता है कि किसी इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, किस बिहेवियर के होंगे। ठीक है ना? तो ये जो टर्म होता है पहले इसको समझ लो। यही चूंकि रूट के नेचर को डिफाइन करता है इसलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट नाम दिया गया है। सो पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट कहा जाएगा। और अगर मैं इसको d लिख लूं तो आप ये समझे कि ये इक्वेशन कुछ ऐसे सिंप्लीफाई की जा सके। अगर आप सरल भाषा में इस इक्वेशन को याद करना चाहते हैं तो आप ऐसे याद कर ले, और अलग से याद कर ले कि d हमने किसको कहा है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 3 बातें आपके सामने रख रहा हूं, जल्दी जल्दी बताना। अगर d की वैल्यू 0 आ गई, पहला केस 1, तो d की वैल्यू 0 आने का मतलब होगा कि रूट के अंदर वाला टर्म 0 हो गया बेटे। और अगर ये 0 हो गया तो ध्यान से सुनना अकुल, जो x के 2 आंसर आएंगे वो कैसे दिखेंगे, ध्यान से सुनो। -b ± 0/2a, एक आंसर आएगा -b + 0/2a और एक आएगा -b - 0/2a। अब बताओ अकुल, क्या 0 को जोड़ने और घटाने में कोई अंतर होता है बेटे? नो सर। नहीं होता है। तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट याद रखना कि जिस क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट सिमिलर होते हैं। बोथ रूट्स आर सेम। ठीक? और कैसे रूट होते हैं? रेशनल। बोथ रूट्स आर सेम, दे आर रेशनल, ऐसा भी लिख देता हूं, दे आर रेशनल नंबर्स। क्लियर हो गई ये बात? क्योंकि अगर अंडरूट वाला टर्म खत्म हो गया तो फिर तो अंडरूट के हटते ही ये रेशनल हो जाएगा। पहला केस ये कब होता है अन्य? जब d 0 हो बेटे। d किसको बोला है अन्य? d किसे बोला है मैंने? बताइए बेटा। d किसको बोला है? b² - 4ac को। तुम लोग ना बहुत इरिटेट कर रहे हो मेरे को बेटा, बिल्कुल बोलते नहीं हो। तुम्हें नहीं आता है इससे मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, वो तो नहीं आता है इसलिए तुम मेरे पास आ रहे हो और मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूं। लेकिन जब कोई मुंह बंद करके बैठ जाता ना, ये तो मतलब दुखदाई है कसम से। फिर ऐसा लगने लगता है जैसे किसी जन्म का पाप है जो तुम लोगों को भी पढ़ाना पड़ रहा है। मुंह बंद करके कैसे कोई बैठ सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आता है। मैं यहां से बोले जा रहा हूं, आप लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। इरिटेटिंग है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीजें नई थोड़ी हैं बेटे। ये तो पता नहीं लाइफ में मैंने कितनी बार कर लिया है, मेरे लिए तो बहुत बोरिंग है ये। मैं तुम्हारे लिए इसे इंटरेस्टिंग बना रहा हूं तो तुम भी मेरे लिए थोड़ा कुछ तो कर दो ना यार। केवल टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या? बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि नहीं होती हैं? मुंह बंद करके बैठे हो जैसे कहीं के साहजादे हो तुम लोग।
आवाज आ रही है मेरी दोनों को? यस सर। सर मेरा इंटरनेट चला गया था अभी। सर आप क्या बोल रहे थे? मैं डांट रहा था बेटे, कुछ बोल नहीं रहा था, डांट रहा था। मैं कह रहा था मैं यहाँ से चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ और तुम लोग रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। चलिए, तो पहला केस तो ये होगा कि जब d बराबर 0 होगा तो x की दो वैल्यू आएंगी -b प्लस माइनस 0/2a। तो 0 को जोड़ने या घटाने में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा अकुल ने मुझे सिखाया। तो मैंने ये बोल दिया कि ये दोनों रूट सेम होंगे। यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? b² - 4ac। ये बात हमेशा याद रखें कि डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के 0 आने का मतलब होता है इक्वेशन के दोनों रूट सेम होंगे और रेशनल होंगे। केस नंबर 2 में आइए बेटा। केस नंबर 2, अगर इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव नंबर आ जाए, वो भी परफेक्ट स्क्वायर टाइप का। परफेक्ट स्क्वायर। कब छूटी क्लास? अभी थोड़ी देर पहले आप दीदी की रखी थी। अभी लगी, छोड़ के आई रहो। अच्छा, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए यानी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए यानी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो परफेक्ट स्क्वायर आने की कंडीशन में क्या होगा? देखो ध्यान से सुनना, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ये बात समझ में आई तुमको? ये जो b² - 4ac है बेटा, इसको ही मैं डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूं। अकुल एक बात बताइए, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो क्या ये रूट को काट के बाहर नहीं आ जाएगा? जल्दी बताइए। यस सर। आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो रूट्स कैसे होंगे? रेशनल या इरेशनल? बताओ। रैशनल। रैशनल होंगे। वेरी नाइस। क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखे हुए नंबर ही तो इरेशनल नंबर्स के रूप में जाने जाते हैं ना, जो रूट से फ्री नहीं हो पाते हैं। तो रूट्स आर रेशनल नंबर्स, दे आर डिफरेंट भी लिख देता हूं। रूट जो होते हैं हमेशा डिफरेंट ही होते हैं। सेम होने का केस मैं बता चुका हूं। किस केस में रूट सेम हो जाते हैं? बताओ बताओ। सर जब d 0 हो। एग्जैक्टली, जब d 0 हो जाता है। d के 0 होने का मतलब है रूट का सेम हो जाना। और जब तक d डिफरेंट रहेगा रूट डिफरेंट रहेंगे। जब तक d मतलब नॉन जीरो रहेगा, जैसे ही d 0 हुआ समझ लो रूट सेम हो जाएगा। यहां पर d को मैंने पॉजिटिव माना। केस नंबर 3 में बात करते हैं बेटा। केस नंबर 3 आने आप सुन पा रही हैं अभी भी? यस सर। चलिए ठीक है, तुरंत तुरंत बोला करिए। आप लोगों की तरफ से अगर बैकग्राउंड साउंड नहीं है तो ऑन रखा करो साउंड को। कई बार तुम्हें साउंड को ऑन करने में जितना टाइम लगता होगा उसमें ही बहुत डिले हो जाता ना। ऑन रखो। अगर कोई पीछे बैठ के चिल्ला नहीं रहा है, घर में कोई नहीं हल्ला गुल्ला मचा रहा है, तो फिर आप ऑन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, केस 3, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, अगर नहीं 0 से छोटा नहीं, अभी एक केस और इसी में उठाते हैं फिर बात करेंगे। तीसरा केस, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है लेकिन जो d का वैल्यू आ रहा है नॉट परफेक्ट स्क्वायर। नॉट परफेक्ट स्क्वायर बेटा, ये दूसरा और तीसरा केस एक दूसरे से बिल्कुल करीब है। दोनों में मैंने d को 0 से बड़ा माना है, लेकिन एक में मैंने बोला है कि डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है और एक में मैं कह रहा हूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब बताइए, अगर d परफेक्ट स्क्वायर ना हुआ तब क्या होगा? तब तो दो रूट आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? रैशनल या इरेशनल? बताइए। सर डिनोमिनेटर तो सेम है सर। रैशनल। इरेशनल क्यों मालूम? क्योंकि मैंने बोला है वो नंबर जो d है वो अंडर रूट को काट के बाहर नहीं आ पा रहा। अब खुद सोचिए, अगर d अंडर रूट को से बाहर नहीं आ पाया तो फिर रैशनल कहाँ रहेंगे? फिर तो इरेशनल ही हो जाएंगे ना। तो अगर d 0 से ग्रेटर है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन है, इफ d इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स आर इरेशनल नंबर्स, दे आर डिफरेंट। दे आर डिफरेंट। एक बात हालांकि अभी तुम लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं है, वो हायर क्लासेस में पढ़ी जाती, बट जान लो कि इरेशनल रूट कभी भी आते हैं तो पेयर बना के आते हैं बेटा। ये रूल हमेशा याद रखना कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप अपने लेवल पे सॉल्व करोगे, जब आप 11th में चले जाओगे तब की बात नहीं कर रहा हूं, तब तो हो सकता है किसी इक्वेशन का ए बी सी खुद ही इमेजिनरी हो। लेकिन अगर किसी इक्वेशन में ए बी सी रियल नंबर्स हैं, तो उस केस में अगर 1 + √3 इक्वेशन का एक रूट होता है तो 1 - √3 भी होता है। अगर 1 + √3 रूट होता है तो 1 - √3 भी होता है। बस ये है कि जो एबीसी की वैल्यूज हैं वो रियल होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? यस सर। यस। पक्का समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये तो चलो हो गया रेशनल इरेशनल रूट्स की बात हो गई। चौथे केस में आ जाते हैं। एक केस अभी बच रहा है, अगर डी नेगेटिव हो जाए तब बताइए क्या होगा? सर तो इरेशनल। नहीं, फिर तो रूट
इमेजिनरी हो जाएगा ना बेटे, क्योंकि अगर अंडर के अंदर -5 लिख दूंगा तो ये तो तुम लोगों के लिए मीनिंगलेस ही हो गया। अंडर -5 का कैसा नंबर बोलोगे, ये तो नंबर ही नहीं हुआ कोई। सो इस केस में आप सीधे बोल देना कि नो रियल रूट, नो रियल रूट। 11th में जाके आप पढ़ोगे ऐसे रूट के बारे में, लेकिन अभी इनको नो रियल रूट बोल के काम चला लो सीधे सीधे। अगर d 0 से छोटा आ गया तो आप ये बोलेंगे कि रूट है ही नहीं रियल कोई भी। तो ये 4 बातें हमेशा याद रखना, ये नेचर को डिफाइन करने वाली 4 बातें। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई सवाल आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हमको उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर पता करना पड़ता है बेटे। नेचर पता करने के बाद ही फिर हम आगे की बातें डिस्कस कर पाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग बात को? यस सर। यस सर। है ना? हाँ। अब जैसे एक नॉर्मल से केस में माना एनालिसिस की बात आई, मान लीजिए क्वेश्चन आया 6x² + 4x + 2 = 0। अब सबसे पहले तो मैंने जल्दीबाजी में सारे नंबर इवन लिख दिए, एक को एक काम करता हूँ 2 को 3 कर देता हूँ। 6x² + 4x + 3 = 0 इक्वेशन है। आपसे पूछा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताइए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इसके रूट का नेचर बताइए। सबसे पहले आप ABC निकाल लेना कंपेयर करके। क्या होंगे ABC बताइए जल्दी जल्दी। सर B4 C3। B कितना होगा सर 4 और C3 होगा, A6 होगा। वेरी गुड। अब आप सीधे डिस्क्रिमिनेंट निकालिए जो कि होता है B² - 4AC। कुछ नहीं करिए, बस डिस्क्रिमिनेंट निकालिए। तो 4 का स्क्वायर -4 × 6 × 3, डेफिनेटली ये नेगेटिव आ गया है। अब बताइए कैसे रूट होंगे। नो रियल रूट। नो रियल रूट, बस ये होता है नेचर निकालना। तो नेचर का पता करने के लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डिस्क्रिमिनेंट को एनालाइज करके भी नेचर पता लग जाता है। क्या मैं मान लूं आप लोग ये बात समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जब पढ़ेंगे तो अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए बाय।